अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 8वीं के अध्याय 7 में अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण को। तो पहले हम ये जान लेंगे कि अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती को वे व्युत्क्रमानुपाती पढ़ लेते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को अनुक्रमानुपाती पढ़ लेते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं। अनुक्रमानुपाती को सबसे पहले देखते हैं। तो अनुक्रमानुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो। ये x हो गया, उसके बाद ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसके बाद ये y, ये होता है अनुक्रमानुपाती। अब ये अनुक्रमानुपाती है, अब इसको पूरा हल करेंगे तो हल करने पे आंसर क्या आता है उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये इसको हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह भी बोलेंगे और इसी को व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो जब हम इसे हल करेंगे, अभी आपको कौन सा फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये अनुक्रमानुपाती है कह रहा हूं मैं, पर ये हल होने के बाद क्या बन जाएगा और कैसे दिखाई देगा इसको भी आपको जानना है। तो यहाँ पे इसको हमें किसी चीज में मान लेना है। ठीक है, तो इसको हमें क्या माना है, स्थिरांक। तो यहाँ पे लिखो स्थिरांक बराबर के। ठीक है, आपको इसे मानना है स्थिरांक में। तो स्थिरांक क्या है, के है। तो अब यहाँ पे हम इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो गया x, और जहाँ पे ये मान है, ठीक है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके जगह हम बराबर और के लिखेंगे। तो ये हो गया बराबर लिखने के बाद के रख लिए इसके जगह में। अब यहाँ पे पीछे में क्या है, y है। ठीक, अब इसको और आगे हल करो। तो यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे तिर्या गुणा का नियम लग सकता है। तो यहाँ पे हमें तिर्या गुणा का नियम लगाते हैं। तो तिर्या गुणा का नियम क्या होता है, तो आप जान लो कि तिर्या गुणा में हमेशा 4 पद होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे प्रथम पद होगा, फिर अपान लिख के द्वितीय पद, फिर बराबर के बाद तृतीय पद, और फिर अपान चतुर्थ पद। ठीक हो, देखो 4 पद हो गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना, 1 और 2, क्योंकि ऊपर ऊपर में दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे वाला मान नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे में नहीं है। तो जब भी हम तिर्या गुणा का नियम लगाते हैं तो वहाँ पे x और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है। देखो ये 2 पद हो गए, पहला और द्वितीय पद हो गया। आपको ऐसे गिनना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। देखो लाइन के बाद प्रथम द्वितीय, इसके बाद ये कौन सा है, ये के वाई तृतीय है, और ये चतुर्थ पद है। ठीक, अब जो यहाँ पे देखो, जो नीचे का मान है तिर्या गुणा के नियम में ऊपर चला जाता है और जो ऊपर का मान है वो नीचे आ जाता है। तो ये जो 1 है ये ऊपर चला गया, देखो तो 1 के साथ गुणा होकर वही प्राप्त होता, इसीलिए 1 को लिखा नहीं जाता है। और यहाँ भी वैसे ही होगा। तो इसीलिए जो नीचे का जो पद था वो विलुप्त था तिर्या गुणा के नियम में। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर का मान है वो नीचे आ जाएगा। भाई जब नीचे का मान ऊपर जा सकता है तो ऊपर के मान नीचे तो आ सकता है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो कि इसका गुणा सिर्फ इन दोनों के साथ होगा। हमेशा प्रथम पद का गुणा चतुर्थ पद के साथ ही होता है, और हमेशा तिर्या गुणा के नियम में द्वितीय पद का गुणा हमेशा तृतीय पद के साथ होता है। तो जो द्वितीय पद में है, देखो ये ऊपर चला जाएगा। अगर तृतीय पद में है वो अगर ऊपर से हम लाएंगे तो द्वितीय पद में आएगा। तो देखो ऊपर नीचे बस का गुणा हो रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है, ऊपर का मान नीचे ला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पहले से x है, नीचे में इसके साथ 1 के साथ गुणा होगा, और यहाँ पे क्या ला रहे हैं, y को ला रहे हैं। तो y आएगा, तो यहाँ 1 गुणित y, तो क्या होगा, y ही होगा। तो ये हो गया y बराबर, यहाँ पे क्या बचा, k बचा, और यहाँ पे जो 1 है इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा होकर यही मान बनेगा। तो ये आ गया x अपान y बराबर k। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती का हल। ठीक, आपको समझ में आ गया। ये हल होके देखो आपको ऐसा दिखाई देगा, और हल होके ये मान इस तरह से आएगा, इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुक्रमानुपाती कैसे रहता है, x अनुक्रमानुपाती y, x अपान y बराबर k। ये अनुक्रमानुपाती का हल है। अब हम लोग जान लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में देखो ये x रहेगा, फिर अब ये अनुक्रमा, देखो चिन्ह वही है लेकिन अब इसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती।
और यहाँ पे 1/y हो जाएगा। देखो मान में बहुत बदलाव हुआ ना, यहाँ पे देखो ये ऊपर में था y, देखो यहाँ पे ऊपर में है और यहाँ पे नीचे में आ गया, तो मतलब ये मान में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, इसके नीचे में आ जाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। आपको स्थिरांक क्या लेना है, आप स्थिरांक सेम मान सकते हो, स्थिरांक बराबर आपको क्या लेना है, k ही लेना है। अब यहाँ पे आगे हल करो इसको, तो ये हो गया x, इसके बाद इस जो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है उसके जगह में आपको k रखना है, तो ये रहा k। फिर यहाँ पे क्या है, 1/y। आगे फिर इसको हल कर दो, तो x बराबर इसके का गुणा कर देते हैं के साथ, तो k/y बचा। ठीक, अब यहाँ भी आपको कौन सा नियम लगाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मतलब तिर्या गुणा का नियम लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे आप अगर आगे हल करते हो तो पहले पद का चतुर्थ पद के साथ गुणा और द्वितीय पद का तृतीय पद के साथ गुणा तो कर दो। तो पहला और चौथे का गुणा होगा, तो ये हो गया x × y। देखो ऊपर में गया है, नीचे में ये पहला है, ये चौथा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसके साथ हमेशा इसका गुणा होगा, इसके साथ हमेशा इसका गुणा होगा। तो ये दोनों का गुणा हो गया और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 × k, तो कितना आएगा, k का k ही आएगा। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, आपको व्युत्क्रमानुपाती समझ में आ गया। व्युत्क्रमानुपाती का हल ये होता है और अनुक्रमानुपाती का हल ये होता है। ये इस फॉर्म में बदलेगा हल होने के बाद, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदलेगा हल होने के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई किन सारणियों में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला यहाँ पे पहला देख लेते हैं, x और y दिया हुआ है, 2 सीरीज है यहाँ पे। x का मान है 7, 9, 13, 21, 25, 30 और 41 है। इसी तरह से नीचे में देखो y का मान है 21, 27, 39, 63, 75, 90 और 123 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रमानुपात निकालना है। तो यहाँ पे x और y को लेते हुए इसे बनाना है। तो अनुक्रमानुपात का हल आपको क्या निकला था पहले, तो अनुक्रमानुपात का हल निकला था, आपको पता होगा, तो उसके हल को ही हम क्या मानेंगे, सूत्र मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखो जो x/जो y आया था और बराबर क्या था, k, तो ये होगा अनुक्रमानुपात का सूत्र। ठीक है, आपको यही लेना है। तो ये अनुक्रमानुपात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x और y के मान को रखते जाना है। तो रख दो, x का मान कितना है, तो x का मान देखो पहले वाले में लेंगे 7 और 21 को। ठीक है, 7 x का है और 21 y का मान है। तो यहाँ पे लिखो x का मान है, यहाँ पे 7/21 और यहाँ पे k का मान क्या होगा, इन दोनों के हल होने के बाद जो मान आएगा उसको हमें k का मान कहते हैं। तो हल कर लो, तो देखो 7 × 7 और 7 × 21 कितना आ गया, कटने के बाद 1/3, तो ये हो गया k का मान। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से दूसरे को हल करो, तो दूसरा क्या है, 9 और 27 देखो, तो ये 9/27, इन दोनों को काट लो, तो देखो 9 × 9, 9 × 3 27, ये भी 1/3 में कट रहा है, तो 1/3 से कट गया, इसका भी मान कितना आया, 1/3 आ गया। फिर तीसरा को देखो, 13 और 39 को देखो, ये 13 और ये 39, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 13 और 13 दूनी 26 और 13 × 39, तो मतलब 1/3 में ये भी कट रहा है, तो 1/3 में इसको भी काट दो। बाकी को साइड पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 21 और 63 को देखना है हमें, तो ये रहा 21 और ये रहा 63। तो देखो 21 को भी काटो, तो 21 × 21, 21 दिया भी 63 होता है, तो 1/3 से ये भी कट गया। इसी तरह से 25 को देखो, 25 और 75 को देखो, तो 25 जो है x का मान है और y का मान क्या है, 75 है, और इन दोनों को भी हल करो, तो ये भी 1/3 आ गया। फिर नीचे हल करो 30 और 90, y का मान 90, x का मान 30 है, इसको भी हल करो, तो ये भी 1/3 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 41 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 123, इसको भी हल करेंगे तो ये भी आएगा 1/3। ठीक है, काट रहे हैं तो ये सभी मान क्या आ रहा है, बराबर बराबर आया। तो देखो यहाँ पे k का मान क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो सभी में अगर हम देखें तो k का मान सिर्फ 1/3 प्राप्त हो रहा है। क्या अलग अलग प्राप्त हो रहा है, नहीं ना, सेम सेम प्राप्त हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखो अतः
स्थिरांक के बराबर 1/3 अनुक्रमानुपात विचरण है। ठीक, समझ में आया ये? इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसी तरह से सेम टू सेम जैसे मैंने हल किया है वैसे ही एक के जो 4 प्रश्न दिया हुआ है, एक तो बना लिया हूँ, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, उन सभी को जैसे मैंने हल किया वैसे ही हल करना है। अगर के का मान अलग अलग आता है तो आपको सिर्फ लास्ट में आपको क्या लिखना है, इस तरह से कटाने के बाद ये मान अगर अलग आ गए, ये मान, ये सभी एक दूसरे के मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है लास्ट में, यह अनुक्रमानुपात विचरण नहीं है बस डालना है, यहाँ पे सिर्फ नहीं है डालना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी हल सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक इसी में से दूसरा, वो है निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखो मजदूरों की संख्या दिया हुआ है और मजदूरों के आय दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, मजदूरों की आय भी ज्ञात करना है जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे, और जहाँ पे ऊपर में जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे मजदूरों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र हैं, इसके बारे में बाद में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, पहले हम इसे निकालने के तरीके देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुपातिक स्थिरांक मतलब ये क्या है, अनुक्रमानुपाती में दिया हुआ है। तो अनुक्रमानुपाती स्थिरांक क्या है, तो पहले आप यहाँ पे लिखो अनुपात स्थिरांक बराबर के, अनुपात स्थिरांक बराबर XY बराबर के, ये अनुपात स्थिरांक है। अब हमें यहाँ पे देखो मजदूरों की संख्या और मजदूरों की आय दिया हुआ है, तो पहले एक मजदूर वाले को समझ लेते हैं। तो एक मजदूर की संख्या और आय देख लो, तो एक मजदूर को जो 1 लिखा है वो x का मान है, और जो नीचे में 50 लिखा है वो y का मान है, और यहाँ पे क्या है, k दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, k को किसी चीज़ में मानना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे लिखो k बराबर 1 रखने पर। ठीक है, k बराबर 1 रखने पर, एक ही बार मानना है, हर बार नहीं। k का मान 1 रख लेते हैं, तो ये रहा, कहाँ पे k रहेगा, यहाँ पे हमने रख लिया 1। अब इसको आगे हल करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 पद रहेगा, तो यहाँ पे भी एक पद और आ गया। अब देखो पहले चौथे का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा, नियम लगा दो तिर्या गुणा का। तो पहले का गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 गुणित 1 हो गया, और दूसरे का गुणा चौथे के साथ करेंगे तो 1 गुणित 50 हो गया। आगे हल करो तो ये 1 हो गया बराबर 50 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक मजदूर है कि आय कितना है, 50 रुपये। देखो निकल गया डायरेक्ट, एक मजदूर की आय 50 रुपये है। अब हमें इसी तरह से बाकी मजदूरों का निकालना है। तो बाकी मजदूरों का निकालेंगे तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना होगा। तो सूत्र क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला के लिए अगर कुल मजदूरों की आय, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, कुल मजदूरों की आय, अगर कुल मजदूरों की आय है तो इसके लिए कौन सा सूत्र रहेगा, तो इसके लिए रहेगा मजदूरों की संख्या गुणित एक मजदूर की आय, एक मजदूर की आय। इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे कुल मजदूरों की आय निकल जाएगा। और दूसरा एक और सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं साइड पे। दूसरा सूत्र है मजदूरों की संख्या निकालने का, बराबर मजदूरों की आय, यह है कुल मजदूरों की आय, कुल मजदूरों की आय अपान एक मजदूर की आय, की आय। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखो साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक बॉक्स है, वहां पे देखो, वहां पे एक मजदूर, ठीक है,
एक मजदूर का हमने तो निकाल लिया है 50 रुपया, ठीक है। उसके बाद किस में निकालना है, दूसरे मजदूर की आय निकालना है। तो हमें मजदूरों की जब भी आय निकालना है तो हमें इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तो मजदूर की आय निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो मजदूर की आय निकालने के मजदूरों की संख्या, कितने मजदूर दिया है वहाँ पे, 2 मजदूर हैं, और एक मजदूर को कितना मिलता है, एक मजदूर को 50 रुपये मिलता है, तो ये हो गया 50 रुपये। तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया 100 रुपये, ठीक है। तो हमारा दूसरा निकल गया, 2 मजदूरों को कितने मिलते हैं, 100 रुपये। तो एक आंसर आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखो अगले में चलते हैं। तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 150 लिखा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, मजदूरों की संख्या निकालना है। तो मजदूरों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है, इस वाले साइड पे देखो यहाँ पे लिखा है मजदूरों की संख्या। तो मजदूरों की संख्या का सूत्र निकालना है तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो देखो कुल मजदूरों की आय कितना है, 150 दिया हुआ है, तो देखो 150, और मजदूरों की, एक मजदूर की आय कितना है, 50 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, देखो भाग दो 50 से, हम 50 दिया तो 3, तो इस एक आंसर और निकल गया हमारा 3। तो देखो 150 अगर रुपया है वो कमाता है, तो कुल कितने मजदूर लगेंगे, 3 मजदूर, ठीक है। 2 आंसर हो गया हमारे पास। अब देखो चौथा का तो निकल चुका है पहले से। अब पांचवा में देखो, 5 अगर मजदूर लगा हुआ है तो 5 मजदूरों को कितने लगे, तो मजदूरों की संख्या मजदूरों की आय निकालने वाला सूत्र क्या है, ये है। तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस वाले सूत्र का उपयोग हमें करना है। तो दूसरा आंसर निकालने के लिए तो मजदूरों की आय फिर से निकालेंगे, तो मजदूरों की आय, तो यहाँ पे देखो कितने मजदूर है, 5 मजदूर है। तो 5 मजदूर में 5 मजदूरों की संख्या, तो एक मजदूर की आय निकालेंगे। तो एक मजदूर की आय यहाँ पे रखेंगे, तो एक मजदूर का कितना है, इतना। तो ये हो गया 5 पंचे 25, तो ये 250 रुपया। एक और आंसर निकल गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मजदूरों की आय ये भी निकल गया, 250, 5 मजदूरों की। अब यहाँ पे देखो मजदूरों को जो आय है वो 300 रुपया दिया हुआ है, तो मजदूरों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे 300 मजदूर लिखेंगे, और 100 एक मजदूर की आय यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 5 छक्के 30, तो ये आ गया 6। तो ये एक और आंसर निकल गया। तो देखो सभी का आंसर निकल गया। 2 मजदूरों की आय कितना होगा, 100 रुपया होगा। 5 मजदूरों की आय कितना होगा, 250 रुपया हो गया। अगर 150 रुपये है तो कुल कितने मजदूर लगेंगे, 3 मजदूर लगेंगे। और अगर 300 रुपये है तो उसमें कितने मजदूर लग सकते हैं, 6। तो देखो यहाँ पे 2 पार्टीशन पे ये बन गया, एक में हमने मजदूरों की आय निकाला और एक में हमने मजदूरों की संख्या निकाला। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो सेम प्रश्न क्रमांक 1 की तरह ही बनेगा, तो आप इसको बना के देखना। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हमें इसको घंटे में बताना है, ठीक है। 5 घंटे में, अगर वो 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा, ये स्वाभाविकली बताना है। तो यहाँ पे समय क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है समय, ठीक है। समय क्या क्या है, तो समय है, एक तो 3 घंटे है और एक क्या है, 5 घंटे है, ठीक है। 3 घंटे में कितनी दूरी चलता है, दूरी मतलब किलोमीटर में, तो यहाँ पे लिख लो किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में दूरी चल रहा है, तो 3 घंटे में वो चल रहा है 600, ठीक है। 600 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में हमें ज्ञात करना है। तो 5 घंटे वालों को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। दिया नहीं है तो हमें क्या मानना है, इसका x मानना है। अब इसको हल करना है, तो देखो कितने पद हो गए, इसको गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो x है, समय को x मानते हैं, और ये y होगा। तो यहाँ पे लिख लो, ये इस वाले मान को x मान लिए और इस वाले मान को y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x माना है, ये वाला मान आपको मत देखना, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया, ये x की है, ये पूरा जो है ये x है और ये पूरा y है। तो सूत्र पहले बनाते हैं इसको, इसलिए मैं यहाँ पे x माना हूँ कि ये सूत्र बन जाए, ठीक है। सूत्र मान लो, तो यहाँ पे सूत्र क्या क्या बनेगा कि ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पे सूत्र बनाओ, x1 स्थिरांक निकालते हैं तो क्या क्या रहेगा, x और y लेते हैं तो यहाँ भी y1 रहेगा। फिर अगर x2 है तो यहाँ पे आ गया x2 और यहाँ पे नीचे में रहेगा y2, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको मानों को रखना है। तो x1 कौन सा है, तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो रख दो मान को। तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर 600। फिर x2 बराबर, ये x2 का मान कितना है, 5 है,
और y2 का मान कितना है, x है। तो देखो यहाँ पे सूत्र बन गया और इस तरह से देखो ये 4 पदों में बन गया। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तिर्या गुणा करेंगे। तिर्या गुणा का नियम आप लोग जानते हो, तो इसको हम साइड पे देख लेते हैं। तिर्या गुणा का नियम क्या होता है, पहले और देखो ये पहला है, ये चौथा है, पहले और चौथे का गुणा हो गया। हमेशा तिर्या गुणा का मतलब तिरछा गुणा ही होता है, ठीक है। सब इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझ लो। तो ये पहला और चौथे का गुणा और ये दूसरा और तीसरे का गुणा। तो पहले के साथ गुणा करेंगे तो ये नीचे का मान ऊपर चला जाएगा। तो 3 गुणा x हो गया और ये 5 है और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। आगे इसको हल करो तो ये 3x हो गया और ये 5 छक्के 30 और पीछे में क्या है 2 शून्य, तो ये हो गया 3000। अब यहाँ पे फिर से हमें तिर्या गुणा करना है। तो अब तिर्या गुणा करके क्या करेंगे, तो जो ये 3 है इसको यहाँ से हटाएंगे, सिर्फ x को ही अकेले रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, इसीलिए। तो जिसका मान हमें निकालना होता है उसको हमें सिंगल ही रखना पड़ता है। तो इसको x को यहीं पे रखेंगे। तो फिर से हम तिर्या गुणा कर रहे हैं। तो अभी कितने पद दिखाई दे, 1 और 2 पद। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 है, इसके भी नीचे में 1 है। तो आप यहाँ पे लिख लो 1 यहाँ भी और यहाँ भी 1। इससे क्या होगा, आपको और आसान हो जाएगा आपके प्रश्न को हल करना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे हटाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले और चौथे का गुणा होता है, तो 3 हटाएंगे तो भाई यहाँ से कहाँ पे जाएगा, अपने ही बराबर, अपने ही मतलब जो तिरछी गुणा होगा वहीं पे जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और 1 के साथ भाग देंगे तो x का x ही मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सिर्फ x लिखो, ये हो गया 3000, ठीक है। और ये नीचे में ये यहाँ से तिर्या गुणा होकर यहाँ पे तिरछे मान आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में 3। फिर आगे इसको हल करो, x बराबर, अब इसको भाग दे दो। तो देखो 3 एकम 3 एकम कट गया, तो ये आ गया 1, फिर ये शून्य 3 शून्यम गया, फिर 3 शून्यम गया, फिर ये भी 3 शून्यम गया। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, x का मान 1000 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पे आप लिखो 5 घंटे बाद, अतः 5 घंटे में कार 1000 किलोमीटर की दूरी चलेगी। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो गया। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।